तो आइए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय, देन उसके बाद रसायन विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांतों को। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं मौजूद हैं, जैसे कि हवा, पानी, भोजन, लकड़ियाँ, धातुएं, दूध, दवाइयाँ इत्यादि, ये सभी किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई हैं। ठीक है, इन पदार्थों के संगठन यानी कि कंपोजिशन, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी यानी कि गुण, और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो पदार्थ किससे बना है, उसके गुण क्या हैं और उनमें होने वाले परिवर्तन कैसे होता है, इन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, भोजन का पकना या पचना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इन सब का अध्ययन हमें कहाँ करना है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत करना है, केमिस्ट्री में करना है। इस प्रकार रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न व महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो, अ, आप सबको पता है कि आप सब लोग, मैं भी, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी न किसी रूप में रसायन विज्ञान का उपयोग करते हैं। जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू का उपयोग, भोजन में जो नमक का उपयोग करते हैं, तेल का, मसाले का, गैस का, ये सब क्या है, रसायन विज्ञान से ही संबंधित है। तो कृषि के क्षेत्र में फर्टिलाइजर्स, जिसको हम उर्वरक कहते हैं, इंसेक्टिसाइड, जिनको हम कीटनाशी कहते हैं, पेस्टिसाइड, जिनको पीड़कनाशी कहते हैं, का उपयोग रसायन विज्ञान का ही क्षेत्र है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, दवाइयाँ, जीवन रक्षक औषधियों का योगदान में रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लास्टिक, कपड़े, पेट्रोल, डीजल, कलर्स, सीमेंट, बैटरियों के योगदान में, के निर्माण में रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा भूमिका है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान केवल एक विषय ही नहीं, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के इतिहास का। प्राचीन काल से लेकर के 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी तक रसायन विज्ञान का उपयोग कला और शिल्प के रूप में हुआ। कला और शिल्प के रूप में हुआ, परंतु 17वीं शताब्दी के मध्य या लास्ट तक इसका डेवलपमेंट, इसका विकास रसायन विज्ञान के रूप में होने लगा, है ना। कहने का मतलब ये है, प्राचीन काल से लेकर के 17वीं शताब्दी तक रसायन विज्ञान को लोग कला और शिल्प के रूप में जानते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के मध्य या उसके बाद रसायन विज्ञान आर्ट और क्राफ्ट नहीं रहा, यह एक क्या हो गया, प्रायोगिक विषय बन गया, है ना, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हो गया। और जिसका संबंध क्या हो गया, पदार्थों के अध्ययन से हो गया। पदार्थों के गुणों को समझना, पदार्थों के संगठन को समझना, पदार्थों के संरचना को समझना, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को समझना ही क्या हो गया, रसायन विज्ञान का उद्देश्य बन गया। ठीक है, अब हम समझते हैं रसायन विज्ञान का विस्तार। रसायन विज्ञान के विकास और विस्तार को देखते हुए ना, रसायन विज्ञान के
रसायन विज्ञान को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांटा गया। जैसे रसायन विज्ञान का जो 3 मेन शाखाएं हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वैश्लेषिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। ये रसायन विज्ञान की 3 मेन ब्रांचेज हैं। मेन ब्रांचों के साथ साथ रसायन विज्ञान का उप शाखाएं, सब ब्रांचेज भी हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी इसकी उप शाखाएं हैं। ओके, तो ये कब ऐसा बना? रसायन विज्ञान के विस्तार और वृद्धि को देखते हुए, है ना। रसायन विज्ञान का क्षेत्र काफी क्या हो गया, एक्सपेंड हो चुका है। आज हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। आपने सुना होगा हरित क्रांति, हरित क्रांति में रसायन विज्ञान का योगदान है। सोचो आज फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड नहीं बनते तो क्या इतनी बढ़ती हुई भारत की आबादी को, दुनिया की आबादी को अन्य उत्पादन हो पाता? भूखमरी की अवस्था आ जाती अगर रसायन विज्ञान का योगदान न होता तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबस्टांस का। मैं पहले ही बता दिया हूं कि रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? पदार्थों का अध्ययन है, उनके गुणों, संरचना और संगठन का अध्ययन है। तो समझते हैं पदार्थ को। पदार्थ पहले क्या है इसी को समझ लो। देखो, दुनिया की हर वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं जिनके पास अपना द्रव्यमान होता है, वे भारी होती हैं जो स्थान घेरती हैं। ठीक है, जिनको हम आंखों से देख पाते हैं, इवन जिनको नहीं देख पाते वो भी क्या है? पदार्थ ही है। जैसे हवा हो गया, है ना। छोटे मोटे हमारे क्या हो गए, छोटे बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, बहुत छोटे हैं वो, फिर भी वो सबस्टांस है। ठीक है, तो सबस्टांस को उनके संगठन के आधार पर, उनकी कंपोजिशन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। विषमांग या विषमांगी पदार्थ यानी कि हेट्रोजेनियस सबस्टांसेस। दूसरा कैटेगरी है इसका समांग या समांगी पदार्थ, होमोजेनियस सबस्टांसेस। ठीक है, वैसे पदार्थ को उनकी अवस्थाओं के आधार पर देखोगे ना बेटा, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थों को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, है ना। उनकी भौतिक अवस्थाएं हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों को तो आपको पढ़ ही लेना है 10, 11, 12 तक जाते जाते। लेकिन ये 2 जो अवस्थाएं हैं अभी, प्लाज्मा और बीईसी, इन पे अभी काम चल रहा है। बहुत सारा डिटेल अभी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब, जो यहाँ बोस टर्म है ना, सत्येंद्र नाथ बोस, ये इंडियन क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिनका मेन काम भौतिक विज्ञान को लेकर के था। आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो बोस साहब और आइंस्टाइन साहब साथ मिलकर के पदार्थ की चौथी अवस्था का निर्माण किया था, और ये प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा जो अवस्था होती है वो सन के सरफेस पे देखने को मिलती है। तो ये इनकी 5 अवस्थाएं हो गई। लेकिन हमें क्या देखना है? पदार्थों के कंपोजिशन के आधार पर देखें तो 2 अवस्थाएं होती हैं, है ना, होमोजेनियस सबस्टांसेस और हेटेरोजेनियस सबस्टांसेस। होमोजेनियस सबस्टांसेस को हम पुनः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सबस्टांसेस। विलयन का आगे कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन प्योर सबस्टांसेस का 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। अब इन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहले समझते हैं विषमांग या विषमांगी सबस्टांसेस या मिक्सचर। जिन पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक भाग या घटक होते हैं
उन पदार्थों को विषमांगी पदार्थ कहते हैं। जैसे जल और तेल का मिक्सचर, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, जल और बर्फ का मिक्सचर, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, स्मोक हो गया, क्लाउड्स हो गया, बारूद हो गया, मिट्टी, ये सब क्या है? ये सब विषमांग पदार्थ हैं या विषमांगी मिश्रण है। जैसे आप जल और तेल को मिलाओगे ना बेटा, तो जल एक घटक होगा और तेल एक घटक होगा। ये दोनों घटक मिलके एक घटक कभी नहीं बनाएंगे। जैसे मान लो आप करके देख लेना घर पे, ये हो गया आपका एक कंटेनर मैंने बना रखा, इसमें हमने क्या भर लिया? वाटर। हमने कहाँ से यहाँ ऐड कर दिया? ऑयल मैंने ऐड कर दिया। जब मिलाओगे ना, तो वाटर और ऑयल अमिश्रणीय है, कभी मिलेगा नहीं वो, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है ना। वाटर का जो नेचर है वो पोलर, ध्रुवीय प्रकृति का है, जो ऑयल है वो अध्रुवीय प्रकृति का है। और विलयन बनने के लिए ये जरूरी होता है कि विलेय और विलायक यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखोगे ये क्या है? नॉन पोलर और ये पोलर, ये कभी मिलेगा ही नहीं आपस में। इसके दोनों घटक क्या होंगे? अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। जब दोनों घटक अलग अलग दिखाई पड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि जल और तेल का मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस सबस्टांसेस है, सॉरी हेट्रोजीनियस सबस्टांसेस है। उसी प्रकार से जल और बर्फ को मिलाओगे, जल का ही रूप है बर्फ, लेकिन आप जल में बर्फ को डालोगे तो बर्फ का एक अलग घटक होगा, जल का एक अलग घटक होगा, यानी कि जल और बर्फ भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी प्रकार से देखो दूध, दूध में देखो तो दूध में क्या क्या होता? कैसीन प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम वगैरह होता है, सब कहाँ घुले होते हैं? पानी में। एक घटक हो गया पानी, एक घटक प्रोटीन हो गया, इसका दो घटक है ना। रक्त में देखो, प्लाज्मा में सेल्स घुली होती हैं, कर्पस्कल्स घुली होती हैं। प्लाज्मा सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है ना। और उसमें जो सेल्स होती हैं WBCS, RBCS और प्लेटलेट्स घुली होती हैं। तो यहाँ पे दो घटक दिखाई पड़ेंगे। वैसे धुआं की बात करें तो कार्बन कहाँ घुल जाता? एयर में। जब कार्बन हवा में घुलेगा तो क्या बन जाएगा? CO2 धुआं बनेगा। तो एक घटक क्या हो गया? धुआं। और एक घटक क्या हो गया इसका? एक घटक हो गया इसका कार्बन, एक घटक क्या हो गया इसका? हवा। उसी प्रकार से बादल को देखो अगर, तो बादल कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? वाटर कहाँ घुल जाते हैं? एयर में, बादल बन जाता। फिर ऊपर जाकर के वो कंडेंसेट होते हैं, द्रवित होते हैं। बारूद में देखो तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चारकोल होता है, फास्फोरस होता है, तीन घटक हैं वहाँ। मिट्टी में देखो तो मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स, खनिज होते हैं, है ना। मिट्टी में अगर गीली मिट्टी, नम मिट्टी है तो उसमें वाटर का भी क्या होगा? कंपोनेंट होगा। तो ये जितने पदार्थ हैं सबके सब क्या हैं? हेट्रोजीनियस सबस्टेंस हैं या मिक्सचर हैं। आगे बढ़ें, अब हम बात करेंगे होमोजेनियस सबस्टेंसेस या मिक्सचर का। जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है समांगी पदार्थ कहलाता है या मिश्रण कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। अगर देखो तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये डाई एटॉमिक हैं। इनको लिखने के लिए इनके नीचे 2 लगाना पड़ता है क्योंकि डाई एटॉमिक हैं ये, है ना। अमोनिया इत्यादि और सभी जो गैसें हैं सब क्या हैं? समांगी पदार्थ या मिक्सचर हैं। इनके साथ साथ जितनी धातुएं हैं सबके सब क्या हैं? समांगी मिश्रण है। अब समांगी जो मिश्रण है या समांगी जो पदार्थ हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सॉल्यूशन और प्योर सबस्टांसेस। प्योर सबस्टांसेस। अब हम बात करेंगे विलयन पर। देखो बेटा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं।
बिलियन का कोई निश्चित संघटन नहीं होता। जैसे हमने पानी में चीनी को घोला, बिलियन बन गया। मैं 2 कंटेनर बनाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं यहाँ पे ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि बिलियन का कोई निश्चित संघटन नहीं होता। इनमें हमने क्या ले लिया, वाटर, हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। वाटर की क्वांटिटी कितना है, 2 लीटर, चलो 2 लीटर मान लेते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, इसमें हमने इसमें घोला है शुगर। इसमें भी हमने क्या घोला है, शुगर ही घोला है। शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, घोल दिया। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि यहाँ जो आपने चीनी घोली है ना, वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम। और जो इसमें चीनी घोली है मैंने, वो है 200 ग्राम। पानी में, 2 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी, 2 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी, दोनों को घोल दो। चीनी पानी में घुल गया, बिलियन बन गया ना। अब बताओ, क्या दोनों बिलियन का संघटन निश्चित है? नहीं निश्चित है बेटा। 2 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी और 2 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी, ये पतला बिलियन होगा, डाइल्यूट बिलियन होगा इसकी तुलना में। और ये बिलियन क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, गाढ़ा होगा इनकी तुलना में। दोनों तो बिलियन ही है ना, क्या दोनों का संघटन निश्चित है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बिलियन का कोई निश्चित संघटन नहीं होता। चीनी को तुम 300 ग्राम कर दो पानी में, इतने ही पानी में, तीसरा बिलियन बनेगा, उसका संघटन अलग होगा, है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग प्योर सबस्टांस। जिन समांगी पदार्थों का कंपोजिशन निश्चित और स्थिर होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सभी तत्व और यौगिक क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। तत्व कितने हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों का तो वर्णन है। अब तो संख्या काफी बढ़ के 126 27 तक पहुंची हुई है। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का नंबर तो कहो मत बेटा, 30 लाख है, 30 लाख कंपाउंड हैं, 30 लाख से ऊपर कंपाउंड्स हैं। तो जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, प्योर सबस्टांस हैं। अब हम बात करेंगे बेटा तत्वों का। केवल एक प्रकार के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर या समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं। मतलब तत्व वे सबस्टांस हैं, तत्व वे शुद्ध सबस्टांस हैं जिनमें केवल और केवल एक ही परमाणु क्रमांक वाले तत्व होंगे। जैसे मान लो कि मैं इतना बड़ा अगर गोल्ड का टुकड़ा लेता हूं, तो इसमें जितने भी एटम होंगे ना, जितने भी इसमें एटम होंगे, जितने भी एटम होंगे इसमें, सारे एटम किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे, दूसरा एटम नहीं होगा। तो ये बताओ, इतना बड़ा गोल्ड पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ। अब इतने बड़े पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का परमाणु है, अर्थात गोल्ड क्या है, हमारा तत्व है और शुद्ध पदार्थ भी है। समझते हैं यौगिक को। अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणु एक निश्चित अनुपात में जब मिल जाते हैं ना, तो यौगिक का निर्माण होता है ना। यौगिक वे सबस्टांस होते हैं जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार के परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बना होता है। डेट इज कॉल्ड, अगर आप देखो H2SO4, अब यहां देखो हाइड्रोजन का अलग परमाणु क्रमांक, सल्फर का अलग परमाणु क्रमांक और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अलग परमाणु क्रमांक।
कुल कितने परमाणु हैं यहाँ? 7 एटम है यहाँ। कितने एटम है? 7 एटम है और कुल 3 टाइप के एटम है। जब 3 टाइप के एटम है तो इन यह जो कंपाउंड है वो 3 प्रकार के परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु क्रमांक वाले परमाणु उपस्थित होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिकों को 2 या 2 से अधिक प्रकार के भिन्न परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो इसको आप तोड़ पाओगे Mg प्लस H2O में, Mg प्लस H2O में, बट अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन को 2 कर लेते हैं। H क्या हो गया? 4 हो गया। H4 हो गया, H4 हो गया, बट यहाँ H2 है तो H4 कर लेते हैं। Mgb2 हो गया, Mgb यहाँ 2 हो गया। हाँ देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है कि नहीं? कंपाउंड, कंपाउंड है। इसको हमने क्या किया? 2 अलग अलग भागों में तोड़ लिया। ओके, इसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम 2 भाग में तोड़ लेते हैं, H2O प्लस CO2, है ना। इसी हिसाब से मैं देखूं अगर कैल्शियम कार्बोनेट को, तो तोड़ लेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो देखो यौगिक को क्या कर रहे हैं हम? 2 या 2 से अधिक घटकों में तोड़ पा रहे हैं, बट तत्व को नहीं तोड़ सकते हम। तत्व को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं में या घटकों में तोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि रसायन विज्ञान में मुख्य रूप से हम पदार्थों के संगठन का अध्ययन कर रहे हैं, पदार्थों में परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार से होगा। तो पदार्थों में परिवर्तन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। और तीसरा है नाभिकीय परिवर्तन, न्यूक्लियर चेंज। तो पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन पर। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया सबस्टांस या पदार्थ नहीं बनता है, डेट इज सबस्टांस का या पदार्थ का रासायनिक संगठन, गुण और उनका आणविक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आता, है ना। मतलब वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, दशा में परिवर्तन, उनके आकृति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आयतन आदि में परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक। पदार्थों का गलना, मेल्टिंग, पदार्थों का इवापोरेशन मतलब वाष्पन, पदार्थों का कंडेंसेशन मतलब द्रवण, पदार्थों का फ्रीजिंग मतलब जमना, पदार्थों का डिस्टिलेशन मतलब आश्वन, और पदार्थों का सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। ये सब परिवर्तन कहाँ आता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें नया सबस्टांस का निर्माण हो जाता है। इसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ की प्रॉपर्टी, उसका केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है। मतलब केमिकल चेंजेस वे चेंजेस हैं जिनमें सबस्टांस का प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल है बेटा बर्निंग ऑफ सबस्टांसेस, कोरिजन लगना, है ना। मेटल्स पे जंग लगता है ना, आयरन पे लगता है ना, कॉपर पे भी लगता है। कॉपर का जो जंग होता है हल्का सा ग्रीन या हल्का सा ब्राउन में आता है।
तो धातुओं पे जंग लगना, किडोन मतलब फर्मेंटेशन, संयोजन अभिक्रियाएं मतलब योगात्मक अभिक्रियाएं मतलब एडिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रियाएं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपरूपी परिवर्तन एलोट्रॉपिक चेंजेज, समावयवी परिवर्तन आइसोमेरिक चेंजेज व अन्य सभी परिवर्तन या अभिक्रियाएं सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, है ना। आगे हम इन सभी अभिक्रियाओं को समझाने वाले हैं, चिंता मत करिएगा, सबको आसान भाषा में समझाने वाले हैं मैं। देखो अ, अब बात करेंगे हम लोग लास्ट नाभिकीय परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें परमाणुओं का नाभिक बदल जाता है, मतलब वे परिवर्तन जिनमें परमाणुओं के नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणुओं से नए प्रकार के परमाणुओं का निर्माण होता है। मतलब यह परिवर्तन एटम लेवल पे नहीं होता, न्यूक्लियस के लेवल पे होता है ना। जैसे मान लो यहाँ देखो रेडियम, रेडियम का यहाँ एक एटम है ना, एक ही एटम है ना, यहाँ एक ही एटम से देखो आप दो एटम बने हैं, रेडन बन गया और अल्फा पार्टिकल या हीलियम कह लो, हीलियम बन गया। एटम कितना था, एक, लेकिन एक एटम में क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, एक एटम के न्यूक्लियस में डिकम्पोजिशन हुआ और क्या बन गया, दो एटम, दैट इज कॉल्ड टू न्यूक्लियस प्रेजेंट हियर। ओके, अब हम नाभिकीय परिवर्तन को दो प्रकार से, नाभिकीय परिवर्तन दो प्रकार से होता है ना। न्यूक्लियर फिजन जिसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय नाभिकीय विखंडन, और न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन, नाभिकीय नाभिकीय संलयन। अब इन दोनों को समझते हैं बेटा। पहला समझते हैं नाभिकीय विखंडन को। वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक तत्व का, एक तत्व के परमाणु का नाभिक टूटकर दो नए परमाणु या दो नए परमाणुओं के नाभिक में बदल जाता है, ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय विखंडन। कोई भी एक तत्व के परमाणु होगा और जब तत्व का परमाणु एक होगा तो उसमें उपस्थित नाभिक भी तो एक होगा, न्यूक्लियस भी तो एक होगा। अब यहां देखो, एक परमाणु मतलब वन एटम है तो वन न्यूक्लियस भी होगा, बट इसमें क्या हुआ, इसके नाभिक का विखंडन हुआ, नाभिक में फिजन हुआ और दो एटम बने, मतलब दो न्यूक्लियस बन गए, बेरियम बन गया और क्रिप्टॉन बन गया और तीन न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। इसी प्रकार से यूरेनियम 92 238 यूरेनियम का क्या है, आइसोटोप्स है, और यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। तो इसका अल्फा डिके होगा, अल्फा डिके होगा तो इसका एक परमाणु दैट इज कॉल्ड वन नाभिक डिकम्पोज या ब्रेक डाउन इनटू टू एटम दैट इज कॉल्ड टू नाभिक। अब देखो थोरियम का एक यहाँ पे क्या बन गया, एटम, मतलब थोरियम का एक नाभिक बना होगा और यहाँ पे अल्फा कण या हीलियम निकल गया, तो दो एटम दो नाभिक बन गए। मतलब दोनों देखो एक एक एटम है और टूट करके दो नए एटम में, मतलब दो नए नाभिक में बदल जा रहे हैं। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, नाभिकीय विखंडन के। लास्ट है हमारा नाभिकीय फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन। वे नाभिकीय अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक परमाणुओं का नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करता है, ऐसे नाभिकीय अभिक्रियाओं को नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का दो आइसोटोप्स है यहाँ और दोनों एटम के नाभिक जुड़ करके एक सिंगल एटम
और उसका नाभिक का निर्माण किए हैं और एक न्यूट्रॉन बाहर निकला है। अब बात करते हैं आइसोटोप्स। बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वे एटम है जिनमें जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना। तो ऐसे एटम भी हमारे क्या होते, ऐसे एटम भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, है ना, ये सब। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके आगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, जय हिंद।